हेलो साथियों, हमने पिछली क्लास में बात की थी प्लांट फिजियोलॉजी। हमारी नेक्स्ट क्लास कौन सी है? प्लांट फिजियोलॉजी। हेलो साथियों, हमने पिछली क्लास में बात की थी प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बात की थी। अब नेक्स्ट क्लास है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम डिटेल एक एक टॉपिक वाइज चलेंगे। पहला कौन सा है? ब्लड फिजियोलॉजी। फिर पढ़ेंगे अपन डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन देखेंगे डाइजेस्ट सिस्टम के। फिर अपन देखेंगे एक एक क्वेश्चन एक्सेक्रेटरी सिस्टम होता है, जिसमें किडनी के बारे में, नेफ्रॉन के बारे में। फिर पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, किस तरह वर्क करते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, फीमेल में कैसे वर्क करता है, मेल में कैसे करता है। फिर मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटन में मतलब पूरी बॉडी पार्ट किस तरह जो वर्क करती है, मेंटेन करता है। फिर स्पेशल सेंस पढ़ेंगे, आई, ईयर, स्किन, सेंसर, जो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं ना इम्पोर्टेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम फर्स्ट क्लास पढ़ रहे हैं ब्लड फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी की फर्स्ट क्लास चल रही है हमारी ब्लड फिजियोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ह्यूमन ब्लड का रंग लाल किस कारण होता है? किस कारण होता है? प्लाज्मा के कारण होता है, या हीमोग्लोबिन के कारण होता है, प्लेटलेट्स के कारण होता है, सीरम के कारण? तो किसके कारण होता है लाल रंग? हीमोग्लोबिन। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? डाइजेस्ट सिस्टम का, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का, क्लॉटिंग का, इम्यूनिटी का? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। पूरी बॉडी होती है हमारी, होल इज बॉडी होती है, उसमें ऑक्सीजन होता है। उस किस तरह काम करता है पूरी बॉडी में, कौन कौन सी वेन आर्टरी द्वारा अशुद्ध रक्त पूरी बॉडी में जाता है, शुद्ध रक्त हार्ट की ओर आता है, मतलब पूरी डिटेल। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरबीसी की औसत आयु कितनी होती है? 60 डेज की होती है, 90 डेज की होती है, 120 डेज की होती है, 150 डेज की? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 120 डेज की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। फोर्थ क्वेश्चन देखना साथियों। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है, ये स्प्लीन में होता है, बोन मेरो में होता है, किडनी में? तो कहाँ होता है आरबीसी का निर्माण? बोन मेरो में। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोन मेरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? डब्ल्यूबीसी क्या होती है पहले ये देख लो। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म जानकारी देते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। तो इसका कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का होता है, क्लॉटिंग का होता है, इम्यूनिटी का होता है, न्यूट्रिशन का? इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होगा? इम्यूनिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य पूछ लिया, तो क्या होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का होगा, ब्लड क्लॉटिंग का होता है, हार्मोन, ये जो सी ऑप्शन दे रखा है, हार्मोन सिक्रेशन का होगा, या डाइजेस्ट सिस्टम का? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी इज करेक्ट। ब्लड क्लॉटिंग का कार्य कौन करता है? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना साथियों। आरबीसी काउंट लगभग कितना होता है नॉर्मल एडल्ट में? पूछा है तो 2 से 3 मिलियन प्रति mm क्यूब। 4 बी ऑप्शन दे रखा है 4 से 6 मिलियन प्रति mm क्यूब, और सी ऑप्शन दे रखा है 7 से 8 मिलियन प्रति mm क्यूब, फिर 9 से 10 मिलियन प्रति mm क्यूब। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? 4 से 6 मिलियन प्रति mm क्यूब। सी बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ने की स्थिति कहलाती है। एड क्वेश्चन क्या बोल रहा है साथियों? डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ने की स्थिति कहलाती है, बढ़ने की पूछा है। एनीमिया, ल्यूकोपीनिया, ये ल्यूकोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया? तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ल्यूकोसाइटोसिस कहलाती है बढ़ने की स्थिति को। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। इस करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लेटलेट्स काउंट कम होने की स्थिति कहलाती है। पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा था ये देखना। डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ने की स्थिति कहलाती है एनीमिया, वो हो गया ल्यूकोसाइटोसिस। डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ने की बोल रहा है, और प्लेटलेट्स काउंट कम होने की स्थिति कहलाती है एनीमिया, या ल्यूकेमिया, या फिर थर्मोसाइटोपेनिया, या पॉलीसाइथेमिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या कहलाता है? थर्मोसाइटोपेनिया। इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लड प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? जो ब्लड प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या होता है आपको पता होता है? H2 होता है। तो इसमें कौन सा दे रखा है? प्रोटीन भी नहीं होगा, वाटर दे रखा है H2, लिपिड भी नहीं होगा, ग्लूकोज भी नहीं होगा। तो ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा, जो ब्लड प्लाज्मा का मुख्य घटक कंपोनेंट क्या होगा? वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लाज्मा में पाए जाने वाले मुख्य प्रोटीन कौन सी है? एल्बुमिन है, ग्लोबिमिन, फाइब्रोनिजन? ए दे रखा है, बी देखना हीमोग्लोबिन, सी दे रखा है मायोसिन, डी दे रखा है एक्टिन। तो कौन सा आंसर होगा? एल्बुमिन, ग्लोबिमिन और फाइब्रोनिजन मुख्य प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा में पाए जाने वाले। तो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीरम क्या होता है? जो सीरम होती है वो क्या होती है, क्या होता है, किस किस से
मिलकर बना होता है। प्लाज्मा प्लस आरबीसी से, प्लाज्मा या क्लोटिंग फैक्टर से, होल ब्लड से या आरबीसी ओनली। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? प्लाज्मा क्लोटिंग और फैक्टर से, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन देखना साथियों, ईएसआर टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईएसआर टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? शुगर एस्टिमेशन, इन्फेक्शन डिटेक्शन, ब्लड ग्रुपिंग या क्लोटिंग टाइम। तो ईएसआर क्या होता है? एक क्या होता है? एक ब्लड टेस्ट होता है जो बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होती है, जो सूजन आती है और सूजन आती है हमारी बॉडी के अंतर्गत और कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं ईएसआर। ईएसआर की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है? इरिथ्रोसाइट सेंटिनेशन रेट होती है। ईएसआर जो इसकी मापने की जो यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं? एमएम प्रति होर हो जाती है। जो ईएसआर होती है उसको मापने की यूनिट होती है एमएम प्रति होर होती है। तो ईएसआर टेस्ट का उपयोग किसके लिए होता है? इन्फेक्शन डिटेक्शन के लिए, ब्लड ग्रुपिंग के लिए, क्लोटिंग टाइम के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। किससे रिलेटेड था ये? इन्फेक्शन से, सूजन से रिलेटेड था। जो इन्फ्लेमेशन आ जाती है हमारी बॉडी की किसी भी पार्ट पर, तो उसको बोलते हैं ईएसआर टेस्ट का उपयोग के लिए किया जाता है, इन्फेक्शन डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईएसआर मापने की सामान्य यूनिट क्या है? अभी मैंने बताया, जस्ट यही क्वेश्चन का आंसर ऊपर भी बताया है। एमएम प्रति होर दे रखा है, एमजी प्रति डीएल परसेंटेज दे रखा है सेकंड, तो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा एमएम प्रति होर। 15 क्वेश्चन देखना साथियों, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए कॉमनली प्रयोग होने वाली मेथड है, कौन सी है? वीडल टेस्ट है, साइलिस मेथड है, या बेनेडिक्ट टेस्ट है, बायरूट या फिर बायरूएट टेस्ट है। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? साइल्स मेथड हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए कॉमनली प्रयोग होने वाली मेथड कौन सी होगी? साइलिस मेथड होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 क्वेश्चन देखना साथियों, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? वॉटसन, लैंडस्टीनर, डार्विन, मेंडल। तो अपन पहले जानकारी लेते हैं सामान्य। जो ब्लड ग्रुप होता है वो कितने होते हैं? कितने होते हैं ब्लड ग्रुप? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपको सबको पता है। ए पॉजिटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, ए बी नेगेटिव होता है और ओ नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये 4 ब्लड ग्रुप है हमारी बॉडी के अंतर्गत। इसको तो डोनर बोलते हैं, सर्वदाता, और ये एक्सेप्टर बोलते हैं इसको। तो ए बी तो सबसे ले सकता है और ओ सबको दे सकता है, इसको बोलते हैं सेक्टर। ये डोनर वाला ये एक्सेप्टर हो जाएगा। तो इसमें अपन को क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? आपको पता है वॉटसन, क्रिक ने तो सिद्धांत दिया था सेल बायोलॉजी वाला, और लैंडस्टीनर, डार्विन, मेंडल। तो इसका करेक्ट आंसर, डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, ये दोनों भी कट हो गए, मेंडल वाला होगा नहीं, तो लैंडस्टीनर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अभी क्वेश्चन पूछा था, मैंने बता भी दिया था। यूनिवर्सल डोनर का कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो ए बी सी पॉजिटिव हो जाएगा, बी दे रखा है ओ पॉजिटिव हो जाएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा, ओ नेगेटिव हो जाएगा। जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो कौन सा होता है? ओ नेगेटिव, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओ सबको देता है डोनर। 18 क्वेश्चन देखना, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, या ए बी नेगेटिव है। तो कौन सा हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन देखना साथियों, आर एस स्पेक्टर मुख्य किससे संबंधित है? आर एस स्पेक्टर मतलब होता है एक रिसस नामक जो बंदर था उस पे रिसर्च फैक्टर मतलब देखा गया था, ये रिसर्च फैक्टर के नाम से जाना जाता है इसको। ये एक प्रोटीन होती है और एंटीजन होती है हमारी बॉडी के अंतर्गत। जो एंटीजन होती है, एंटीजन डी के बारे में बोलता है, एंटीजन डी होता है इसके अंतर्गत। जो हमारी आरबीसी की सरफेस होती है उस पर होता है ये आरबीसी एंटीजन। तो आर एस फैक्टर मुख्य किससे संबंधित है? आरबीसी एंटीजन। प्लाज्मा प्रोटीन भी नहीं होगा, डब्ल्यूबीसी एंजाइम भी नहीं होगा, प्लेटलेट्स फैक्टर भी नहीं होगा। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? आरबीसी एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरएच इनकम्प्लीटिबिलिटी सबसे अधिक किस में देखी जाती है? फादर सन में देखी जाती है, मदर चाइल्ड में देखी जाती है, या ब्रदर सिस्टर में, या फिर ट्विंस में? ब्रदर सिस्टर में देखी जाती है, ट्विंस में। तो आरएच जो इनकम्प्लीटिबिलिटी है जो किसमें सबसे अधिक किस में देखी जाती है? मदर और चाइल्ड में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 71 क्वेश्चन देखना साथियों, ब्लीडिंग टाइम मापने के लिए कौन सा टेस्ट उपयोग होता है? ड्यूके मेथड होता है, वीडल टेस्ट होता है, ईएसआर टेस्ट होता है, वीडीआरएल होता है। तो ड्यूके मेथड होगा, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ईएसआर टेस्ट। ब्लीडिंग टाइम मापने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? ड्यूके मेथड, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएसआर के बारे में मैंने कंप्लीट आपको जानकारी दे दी है। और वीडल टेस्ट क्या होता है आपको सबको पता है। वीडीआरएल की फुल फॉर्म होती है विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, और ड्यूके मेथड ब्लीडिंग टाइम मापने की जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं ड्यूके मेथड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लोटिंग टाइम मापने के लिए प्रयोग होता है साइली मेथड, राइट मेथड, लीवाइट मेथड, या फिर बेनेडिक्ट डाइट टेस्ट। तो कौन सा होगा? इस करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लीवाइट मेथड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनीमिया किस कारण होता है? एनीमिया किस कारण होता है? हाई डब्ल्यूबीसी के कारण, लो हीमोग्लोबिन के कारण, हाई प्लेटलेट्स के कारण, हाई प्लाज्मा के कारण। इसका करेक्ट आंसर हो
जाएगा लो हीमोग्लोबिन। एनीमिया अधिकतर जो पहाड़ी इलाकों पे रहने वाले होते हैं उनके अंतर्गत होता है, क्योंकि वहाँ पे जो आरबीसी की जो ग्रोथ होती है ना वो कम्प्लीटली नहीं होती है, इसलिए तो लो हीमोग्लोबिन के कारण ही एनीमिया का कारण बन जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पॉलीसाइथेमिया में क्या बढ़ जाता है? डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, प्लाज्मा। तो क्या बढ़ जाता है? आरबीसी। तो सी इज करेक्ट आंसर। आप सभी को आरबीसी की तो फुल फॉर्म तो सबको पता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, रेड ब्लड सेल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लड का पीएच सामान्य कितना होता है? ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। आप कितना होता है ब्लड का पीएच? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लड का बफर सिस्टम कौन सा होता है? ब्लड का बफर सिस्टम कौन सा होता है? प्रोटीन बफर होता है, बाइकार्बोनेट बफर होता है, फॉस्फेट बफर होता है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो तीनों होते हैं। ब्लड बफर सिस्टम कौन कौन से होते हैं? तीनों होते हैं। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। हिमोलाइसिस का अर्थ होता है आरबीसी फॉर्मेशन का, आरबीसी डिस्ट्रक्शन का, या डब्ल्यूबीसी इंक्रीज का, या क्लोटिन फॉर्मेशन का। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीसी डिस्ट्रक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लड विस्कोसिटी किस पर निर्भर करती है? जो ब्लड विस्कोसिटी होती है किस पर निर्भर करती है? डिपेंड किस पर रहती है? तो क्या होता है इसका आंसर? आरबीसी काउंट है, प्लाज्मा प्रोटीन है, टेम्परेचर है, ऑल ऑफ दिस। तो ये तो सब पे होती है। आरबीसी काउंट पे भी होती है, प्लाज्मा प्रोटीन भी होती है, टेम्परेचर तीनों पर होती है। तो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लाज्मा का स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग कितना होता है? अब देखना ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है हमारा टॉपिक का। ए ऑप्शन दे रखा 1.110, बी दे रखा 1.25, सी दे रखा 1.050, डी दे रखा 1.080। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.025, बीस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइब्रोनिजन का मुख्य कार्य क्या होता है? फाइब्रोनिजन जो प्रोटीन होती है उसका कार्य क्या होता है? ये क्या होती है? एक प्रोटीन होती है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का, इम्यूनिटी का, ब्लड क्लोटिंग का, न्यूट्रिशन का। तो किसका होता है? ब्लड क्लोटिंग का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 क्वेश्चन देखना। ब्लड सैंपल लेने के लिए सामान्य कौन सी वेन उपयोग होती है? तो कौन सी होती है? हमारे शरीर के अंदर जो आर्टरी वेन होती है, जिसमें वेन पूछ रहा है कौन सी वेन उपयोग में ली जाती है ब्लड सैंपल के लिए? फीमोरल वेन, जुगुलार वेन, या मीडियल कुबिडियल वेन, या प्लूमिनरी वेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीडियल विडियल वेन। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंटीकोएगुलेंट ईडीटी का उपयोग किस टेस्ट के लिए होता है? हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, ब्लड काउंट के लिए, ब्लड ग्रुपिंग के कारण, ऑल ऑफ दिस। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। 33 क्वेश्चन बोलता है हेपेरिन किस प्रकार का पदार्थ है? एंटीजन है, एंटीबॉडी है, एंटीकोगुलेंट है, या फिर एंजाइम है? तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीकोगुलेंट हो जाएगा। हेपेरिन किस प्रकार का मटेरियल है? एंटीकोगुलेंट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लड क्लॉट बनने में मुख्य एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन है, ट्राइप्सिन है, या फिर थर्मोम्बिन है, या फिर एमाइलेज है? तो कौन सा हो जाएगा? थर्मोम्बिन। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का। ब्लड क्लॉट बनने की मुख्य एंजाइम कौन सा होता है? थर्मोम्बिन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन के का संबंध किससे होता है? क्लोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। आरबीसी फॉर्मेशन, या ब्लड क्लोटिंग, या इम्यूनिटी, या ऑक्सीजन ट्रांसप्लेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लड क्लोटिंग। विटामिन के का आंसर हो जाएगा संबंध किससे है? विटामिन के का संबंध किससे है? इम्यूनिटी से, ब्लड क्लोटिंग से, आरबीसी फॉर्मेशन। तो ब्लड क्लोटिंग इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईएसआर बढ़ने का मुख्य कार्य क्या है? मैंने पहले भी बताया ईएसआर वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ईएसआर की फुल फॉर्म क्या होती है? इरिथ्रोसाइट सेंटिनरेशन रेट होती है, सेडिनेरिक। 36 क्वेश्चन देखना। ईएसआर बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? डाइहाइड्रेशन, इन्फेक्शन, एक्सरसाइज, स्लीप। तो कौन सा हो जाएगा? इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। सबसे बड़ा रीजन कौन सा होता है ईएसआर बढ़ने का? जो ईएसआर जो इन्फेक्शन ही होता है हमारी बॉडी का अंतर्गत, ये इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन बोलते हैं इसको, सूजन बोलते हैं। इसकी जगह अपन को क्वेश्चन में इन्फ्लामेशन भी दे सकता है, सूजन भी दे सकता है इन ऑप्शन में से। 36 क्वेश्चन देखना। ईएसआर बढ़ने का मुख्य कारण होता है। ईएसआर किसके कारण सबसे ज्यादा बढ़ता है? जो मैंने बताया एक इन्फेक्शन होता है, ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट के लिए किया जाता है बॉडी के अंदर। एक क्या होता है? 36 क्वेश्चन देखना है। 36 क्वेश्चन देखते हैं। ईएसआर बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? आपको पहले भी बताया था मैंने। ईएसआर क्या होता है? इरिथ्रोसाइट सेंटिनरेशन रेट क्या होती है? ये एक ब्लड टेस्ट होता है जो बॉडी के अंतर्गत इन्फ्लामेशन, सूजन या इन्फेक्शन, इसकी यूनिट भी बताई थी मापने की। तो इसमें बढ़ने का पूछ रहे हैं तो डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन। तो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्फेक्शन। एक्सरसाइज भी नहीं होगा, स्लीप भी नहीं होगा, डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा। तो इन्फेक्शन की जगह इन्फ्लामेशन भी आ सकता है, सूजन भी आ सकता है। तो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक प्रकार कौन सा है? बेसोफिल है, इसिनोफिल है, या फिर न्यूट्रोफिल है, या फिर मोनोसाइट है? तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 क्वेश्चन देखना। इसिनोफिल
की संख्या बढ़ती है? वायरल इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, एलर्जी में, एनीमिया। तो जो इसिनोफिल होती है उसकी संख्या बढ़ती है किस एलर्जी के कारण बढ़ती है? छींक आती है हमारे को, किसी चीज से जो एलर्जी होती है उसके कारण ये इसिनोफिल की संख्या बढ़ती है एलर्जी के कारण। मोनोसाइट का कार्य होता है, क्लोटिंग का होता है, फेगोसाइटोसिस का होता है। सो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का होता है, हार्मोन सिक्रेशन का होता है। तो फेगोसाइटोसिस का मोनोसाइट का कार्य होता है। 40 क्वेश्चन देखना है साथियों। ब्लड ग्रुपिंग एंटीजन किस सेल पर पाया जाता है? सेल पूछ रहा है, क्वेश्चन पर ध्यान देना, सेल पर पाया जाता है। WBC, प्लेटलेट्स, RBC, प्लाज्मा। ब्लड ग्रुपिंग एंटीजन पूछ रहा है, एंटीबॉडी नहीं पूछ रहा है। तो WBC, प्लेटलेट्स, RBC, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा RBC। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। जो एंगुलिटिनेशन होता है किस टेस्ट में देखी जाती है? शुगर टेस्ट में, ब्लड ग्रुपिंग में, ESR में, या हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। तो किस में दिख जाएगी? ब्लड ग्रुपिंग में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज किस प्रोटीन में पाई जाती है? एल्बुमिन दे रखा है, ग्लोबिन दे, फाइब्रोनिजन या हीमोग्लोबिन। तो किस प्रोटीन में पाई जाती है ये एंटीबॉडीज? प्लाज्मा में किस एंटीबॉडीज किस प्रोटीन में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? ग्लोबिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लड वैल्यू एडल्ट पुरुष में लगभग कितनी होती है? अपन को क्या पूछ रहा है? ब्लड की वैल्यू पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? एडल्ट पुरुष में कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। और एडल्ट फीमेल में पूछा तो 4 से 5, और एडल्ट में पूछा तो 5 से 6 लीटर। तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 शोक की स्थिति में सबसे पहले क्या घटता है? ब्लड प्रेशर। मतलब अपन ऐसा क्वेश्चन ही पुटअप करते हैं ना, शोक की स्थिति में सबसे पहले क्या घटता है, तो दिमाग में आ जाता है ब्लड प्रेशर। तो इसमें ऑप्शन में देखना ब्लड प्रेशर है क्या? ब्लड प्रेशर दे रखा है, WB काउंटेड, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स। तो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लड प्रेशर। बोले तो रक्त दबाव। ब्लड डोनेशन के बाद मिनिमम गैप कितना होना चाहिए? अपन ब्लड डोनेशन करते हैं तो उसके बीच में अंतराल कितने दिन का रखे कि अपन, ताकि अगले वापस से डोनेट कब करें, कितने मंथ बाद में करें, ब्लड को डोनेट कब करें? फर्स्ट मंथ के बाद में, 2 मंथ के बाद में, 3 मंथ्स के बाद में, 6 मंथ का गैप कितना रखना है? 3 मंथ का रखना है। मिनिमम तो कितना रखना है? 3 मंथ का तो रखना ही है, और आपकी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर हटाने पर क्या बनता है? प्लाज्मा होती है उसमें क्लोटिंग फैक्टर को हटाने पर क्या बनता है? जो क्लोट बन जाता है ना, उसको हटाने पर क्या बनता है? ब्लड बनता है, सीरम, लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड। तो क्या बनता है आपको पता है सबको? लिम्फ। 46 क्वेश्चन देखना साथियों। प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर हटाने पर क्या बनता है? 46 क्वेश्चन देखना साथियों। प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर हटाने पर क्या बनता है? ब्लड, सीरम, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। तो प्लाज्मा से क्लोटिंग जो फैक्टर को हटाने पर क्या बनेगा? जो प्लाज्मा होता है उसे क्लोटिंग फैक्टर हटाने पर क्या बनेगा? ब्लड बने, सीरम, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। तो 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या बनेगा? सीरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीमोग्लोबिन में आयरन किस फॉर्म में होता है? फेरस, मेटालिक या फिर ऑक्साइड। तो किस फॉर्म में होगा? फेरस फॉर्म में होगा। 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लड का मुख्य कार्य नहीं है, ब्लड का कार्य पूछ रहा है, नहीं है। कौन सा नहीं है? जो अपन को ऑप्शन दे रखा है। ट्रांसपोर्ट होता है, फुल बॉडी में होता है, रेगुलेशन का भी होता है, प्रोटेक्शन भी और डाइजेशन का नहीं कार्य करता ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49 क्वेश्चन देखना। जो ESR टेस्ट के लिए कौन सी ट्यूब प्रयोग होती है? वाइडल ट्यूब, विंट्रोब ट्यूब या टेस्ट ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वेंट्रोब ट्यूब होती है, वो ESR टेस्ट के लिए उपयोग में ली जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लास्ट है हमारी क्लास का आज का क्वेश्चन। ब्लड फिजियोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ब्लड फिजियोलॉजी का अध्ययन? हीमेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी या फिर एंडोक्राइनोलॉजी। तो ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमेटोलॉजी। हमारी क्लास यही समाप्त होती है साथियों। अपन नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारे यहाँ आपको मेडिकल सिलेक्शन जनवरी स्टार्ट होती है। आप किसी भी पैरामेडिकल से रिलेटेड, NM, GNM, नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इस पे कंप्लीट क्वेश्चन दिए गए हैं। धन्यवाद।